Hello student, today we will discuss about the J checkbox and their properties. So let us start. Working with the J checkbox control. देखिए आज इसके पहले जो वीडियो लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, उनके मेथड्स के बारे में पढ़ा था। अभी कुछ और कंपोनेंट बाकी है जिसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है J checkbox. A J checkbox controls belongs to the J checkbox class of swing control. अब देखिए जो J checkbox होता है वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, वो एक प्रकार का कंपोनेंट होता है जो किसको बिलोंग करता है, J checkbox क्लास को. It indicates whether a particular condition is on or off. ये जो कंपोनेंट है ये हमें ये बताता है कि कोई कंडीशन, कोई पर्टिकुलर ऑप्शन ऑन है या ऑफ है. You can use checkbox to accept user's choice in terms of true or false or yes or no options. हम checkbox के थ्रू जो यूज़र है उनकी चॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं. किस फॉर्म में, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में या यस और नो के फॉर्म में. चेक बॉक्सेस में वर्क इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर. हम लोग जब भी चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं ये सारे चेक बॉक्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. So that any number of check boxes can be selected at the same time. और जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं इसके कारण ही हम चेक बॉक्सेस को कैसा यूज़ कर सकते हैं, एज अ मल्टीपल सिलेक्शन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. मैं आपको चेक बॉक्स के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उसके पहले चेक बॉक्स दिखाई कैसे देते हैं, इनके कंपोनेंट कैसे होते हैं वो बता देता हूँ, ताकि आप लोग जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ हम लोग ये पढ़ चुके हैं. देखिए कुछ पुराने वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी एक फॉर्म की, और उस फॉर्म में चेक बॉक्स भी बना हुआ था. ये वाला फॉर्म था आपके सामने. इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये चेक बॉक्स से बना हुआ है. यहाँ पे देखिए हाउस जो है ये स्क्वायर शेप का जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये चेक बॉक्स कहलाता है. और ये चेक बॉक्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं. मतलब अगर आपने किसी एक चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं. आप चाहे तो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, आप चाहे तो सिंगल सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं. तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स होते हैं वो मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए हमारे यूज़ में आते हैं, और उनको मल्टीपल सिलेक्शन में यूज़ में करने के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें सिंगल सिलेक्शन और विदाउट सिलेक्शन भी हम लोग उसको छोड़ सकते हैं. अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर. आपको होपफुली समझ में आया होगा कि चेक बॉक्स कहाँ पर होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं. हम लोग पढ़ रहे थे चेक बॉक्स के बारे में. अब सम फीचर्स ऑफ द J चेक बॉक्स कंट्रोल्स आर. कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं. इट कैन बी यूज टू इनपुट ट्रू और फॉल्स और यस और नो टाइप इनपुट टू द एप्लीकेशन. मान लीजिए अगर हमने कोई एप्लीकेशन बना रखी है और उसके अंदर हमने चेक बॉक्स का यूज़ किया है, तो उस चेक बॉक्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स में यूज़र को इनपुट दे सकते हैं, मतलब यूज़र से इनपुट ले सकते हैं सॉरी. और ट्रू फॉल्स के फॉर्म में नहीं लेना चाहे तो यस और नो के फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट लेने का काम कर सकते हैं. मल्टीपल चेक बॉक्सेस कैन बी सिलेक्टेड एट द सेम टाइम. यहाँ पर हम लोग चाहें तो यूज़र से मल्टीपल सिलेक्शंस के फॉर्म में भी हम इनपुट लेने के लिए हम लोग चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद अगर हम लोग बात करें J चेक बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी वही है जो हम लोग पुराने ऑब्जेक्ट्स के साथ या पुराने कंपोनेंट्स के साथ पढ़ चुके हैं. पहली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड. बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स का जो बैकग्राउंड का कलर है उसको चेंज कर सकते हैं. उसके बाद है फोरग्राउंड. फोरग्राउंड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर लिखे जाने वाले टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं. फिर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग उसके अंदर टेक्स्ट को लिख सकते हैं जो कि डिस्प्ले होगा. उसके बाद लेबल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट या पिक्चर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं. फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोगों ने जो फ़ॉन्ट या टेक्स्ट लिखा है उसके नेम को या उसके साइज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसको बदल सकते हैं या उसके साइज़ को बदल सकते हैं. उसके बाद इनेबल्ड जो प्रॉपर्टी होती है उससे हम लोग ये जज कर सकते हैं कि हमने जो J चेक बॉक्स यूज़ किया है वो एक्टिव है या नहीं है. अगर उसके अंदर ट्रू लिखा है मतलब वो एक्टिव होगा, और अगर उसके अंदर फॉल्स लिखा है तो वो डीएक्टिव होगा. उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेमोनिक्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की. नेमोनिक्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट या एक्सेस की का यूज़ कर सकते हैं.
सिलेक्टेड प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो बताने का काम कौन करता है, सिलेक्टेड प्रॉपर्टी। अगर इसके अंदर ट्रू लिखा है मतलब वो सिलेक्टेड है, और अगर उसके अंदर फॉल्स लिखा है तो वो सिलेक्टेड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो जे चेक बॉक्स होते हैं वो सारे के सारे फॉल्स होते हैं, फॉल्स कंडीशन पर होते हैं, मतलब डिससिलेक्टेड होते हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं कि जो जे चेक बॉक्स है वो इंडिपेंडेंट ना रहे, उसमें से कुछ मल्टीपल या कुछ सिंगल ही चेक बॉक्स सिलेक्ट हो एट टाइम, तो हम लोग बटन ग्रुप का यूज़ करते हैं। बटन ग्रुप का यूज़ करने से जो चेक बॉक्स है वो आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं और उनकी इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जो जे चेक बॉक्स के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर वही प्रॉपर्टीज़ शो की गई है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को बनाते समय। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर लगने वाले मेथड्स की। तो कॉमनली यूज मेथड ऑफ जे चेक बॉक्स, जे चेक बॉक्स के ऊपर कौन कौन से मेथड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो सेट टेक्स्ट मेथड होती है जिसमें हमें एक स्ट्रिंग एज अ आर्गुमेंट पास करना होता है। तो जे चेक बॉक्स 1 यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, उसके ऊपर हमने सेट टेक्स्ट मेथड को अप्लाई किया है, और सेट टेक्स्ट मेथड अप्लाई करने से उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को पास किया कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो जे चेक बॉक्स है उसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा कंप्यूटर नाम का। फिर गेटएक्स मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट को एक्सेप्ट करने का काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है जे चेक बॉक्स 1 जो उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उस पर हमने गेटएक्स मेथड को अप्लाई किया है, और उससे आने वाले इनपुट को हमने st नाम के एक वेरिएबल में जो कि स्ट्रिंग टाइप का है उसमें स्टोर किया है। सेट इनेबल्ड मेथड जो है वो आपके चेक बॉक्स के बारे में पता करती है कि आपका चेक बॉक्स इनेबल है या नहीं है। अगर आपने ट्रू दे रखा है तो जे चेक बॉक्स 1 के ऊपर जो सेट इनेबल्ड मेथड है उसमें अगर आपने ट्रू दिया हुआ है तो आपका सेट जो चेक बॉक्स है वो इनेबल्ड काउंट होता है। अगर आपने ट्रू की जगह फॉल्स लिख दिया तो उस कंडीशन में ये डिसेबल काउंट होगा। इज इनेबल्ड, अगर हम लोग रनिंग टाइम पर मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा है यूज़र ने उसको सिलेक्ट किया है या नहीं किया है, सॉरी यूज़र के लिए वो ओपन है या नहीं है, इनेबल्ड है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम लोग इज़ इनेबल्ड मेथड का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग जो ये चेक बॉक्स का कंपोनेंट होता है उसके ऊपर इज़ इनेबल्ड मेथड अप्लाई करते हैं, और इससे आने वाली ट्रू या फॉल्स की वैल्यू को st नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं जो कि बूलियन टाइप का होता है। उसके बाद सेट सिलेक्टेड में अगर हमने, ये भी एक मेथड है जो चेक बॉक्स कंपोनेंट के ऊपर ही अप्लाई की जाती है। इसके थ्रू अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका चेक बॉक्स है उसका टाइप हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इनिशियल लेवल पर वो सिलेक्टेड रहेगा या डिससिलेक्टेड रहेगा। अगर आपने ट्रू दिया हुआ है तो वो सिलेक्टेड रहेगा, और अगर आपने उस पर फॉल्स लिखा है तो उस कंडीशन में वो डिससिलेक्टेड रहेगा। इस सिलेक्टेड, अब रनिंग टाइम पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो चेक बॉक्स है वो सिलेक्टेड है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग इस सिलेक्टेड मेथड का यूज़ करते हैं। और जब इस मेथड का यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि जो जे चेक बॉक्स है वो सिलेक्ट किया है या नहीं किया गया है। तो ये सारी मेथड्स है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जब भी हम लोग जे चेक बॉक्स या उसके कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जे रेडियो बटन की। जे रेडियो बटन के बारे में बात करने के पहले मैं आपको उसको एक बार दिखा देता हूँ कि जे रेडियो बटन कैसा होता है। देखिए यहाँ पर जे रेडियो बटन आप लोग देखते हैं, ये जो यहाँ पे ओवल शेप का आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जे रेडियो बटन कहलाता है। ये भी जे रेडियो बटन है। ये 2 जे रेडियो बटन का हम लोग यूज़ करते हैं, या 2 से ज़्यादा भी रेडियो बटन हो सकते हैं, लेकिन ये रेडियो बटन इस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं कि मल्टीपल में से केवल एक ही सिलेक्ट किया जा सके। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं, आप चाहें तो इसको भी मल्टीपल सिलेक्शंस में ला सकते हैं, और यहाँ पर आप मल्टीपल इनका सिलेक्शन बना सकते हैं, सिंगल सिलेक्शन बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस फॉर्म के ऊपर जो जे रेडियो बटन है उनको हमने इस प्रकार से यूज़ किया है कि यूज़र एट ए टाइम किसी एक को ही सिलेक्ट कर पाएगा। अगर उसने मेल सिलेक्ट किया है तो वो फीमेल पे सिलेक्शन नहीं होगा, और फीमेल सिलेक्ट किया तो मेल बाय डिफ़ॉल्ट डिससिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है बटन ग्रुप में रखने की प्रोसेस। क्योंकि अगर हम लोग, वैसे हम चेक बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो चेक बॉक्स को भी बटन ग्रुप के अंदर रखते हुए उसमें सिंगल सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग जे रेडियो बटन के साथ भी क्या कर सकते हैं,
सिंगल सिलेक्शन भी कर सकते हैं और चाहे तो मल्टीपल सिलेक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग वापस हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। जे रेडियो बटन कंट्रोल बिलोंग्स टू द जे रेडियो बटन क्लास ऑफ स्विंग कंट्रोल। जे रेडियो बटन एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, कंट्रोल होता है जो जे रेडियो बटन क्लास को बिलोंग करता है। इट इज़ यूज टू गेट चॉइसेस फ्रॉम द यूज़र। इसका काम क्या होता है? यूज़र से चॉइसेस को एक्सेप्ट करना। इट इज़ यूज एज अ ग्रुप कंट्रोल। इसको हम लोग जनरली ग्रुप कंट्रोल में यूज़ करते हैं। ग्रुप कंट्रोल का मतलब होता है कि एट ए टाइम कोई एक ही सिलेक्ट होगा, बाकी के सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट डिससिलेक्ट हो जाएंगे, सो दैट ओनली वन कैन सिलेक्ट एट ए टाइम। वही बात मैंने जो आपको बोली। बाय डिफॉल्ट जे बटन्स आर इंडिपेंडेंट कंट्रोल। बाय डिफॉल्ट जो जे बटन होता है वो इंडिपेंडेंट कंट्रोल है, क्योंकि हम लोग उसको एज ए चेक बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। टू मेक देम डिपेंडेंट, अगर हम लोग उसको डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, डिपेंडेंट बनाने का मतलब है कि मल्टीपल रेडियो बटन में से वो एक ही एट ए टाइम सिलेक्ट होगा, उसको डिपेंडेंट कहा जाता है। तो अगर हम लोग जे रेडियो बटन को डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो हमें रेडियो बटन शुड बी केप्ट इन द बटन ग्रुप कंटेनर कंट्रोल। तो हमें रेडियो बटन को कहाँ रखना होता है? बटन ग्रुप के अंदर रखना होता है, सो दैट ओनली वन बटन कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम इन अ ग्रुप। जिससे क्या होगा, जितने बटन ग्रुप के अंदर आपने उसको रखा होगा उतने बटन ग्रुप के अंदर आप किसी एक को ही सिलेक्ट एट अ टाइम कर पाएंगे। सम फीचर्स ऑफ द जे रेडियो बटन्स कंट्रोल्स आर, कुछ ऐसे फीचर्स है जे रेडियो बटन्स के जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए। इट कैन बी यूज टू गेट ट्रू और फॉल्स और यस और नो चॉइस टाइप इनपुट फॉर द एप्लीकेशन। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? यूजर से इनपुट ले सकते हैं ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में या यस और नो के फॉर्म में, और फिर उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? इनपुट को टाइप मतलब यूजर से इनपुट लेकर उसका यूज़ कर सकते हैं। दे मस्ट बी केप्ट इन अ बटन ग्रुप कंटेनर कंट्रोल टू फॉर्म अ ग्रुप, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? बटन ग्रुप कंटेनर को कंट्रोल फॉर्म के ऊपर लेना होगा। मतलब दे मस्ट बी केप्ट इन द बटन ग्रुप कंटेनर कंट्रोल टू फॉर्म अ ग्रुप। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन में से कोई एक ही सिलेक्शन एट ए टाइम हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें जितने भी हमने कंट्रोल्स लिए हैं या जितने भी हमने यहाँ पर जे रेडियो बटन लिए हैं उसे हमें एक ही ग्रुप में रखना होगा, और जब हम उसको एक ही ग्रुप में रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? एट ए टाइम कोई एक ही सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी जे रेडियो बटन के अंदर यूज़ की जाती है उसके ऊपर फिर जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहली प्रॉपर्टी बैकग्राउंड है, जो हम लोग सारे कंपोनेंट के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? जे रेडियो बटन की जो बैकग्राउंड का कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। फिर फोरग्राउंड प्रॉपर्टी के थ्रू उसके अंदर लिखे गए टेक्स्ट के जो कलर हैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद बटन ग्रुप प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उनको एक ग्रुप में लाने के लिए हमें बटन ग्रुप में रखना होता है, और बटन ग्रुप में रखने के लिए हमें बटन ग्रुप प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है कि हम लोग जो ग्रुप के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद लेबल प्रॉपर्टी का यूज़ अगर हम लोग करें तो उसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को एक साथ शो कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग जो टेक्स्ट यूज़र को दिखाना चाह रहे थे वो टेक्स्ट के फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट नेम को हम लोग बदल सकते हैं। नेक्स्ट है इनेबल्ड। अगर हम लोग जे रेडियो बटन को इनेबल रखना चाहते हैं तो हमें इनेबल्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहिए, और अगर हम उसको डिसेबल रखना चाहते हैं तो हम लोग उसको जो इनेबल्ड प्रॉपर्टी है उसमें उसको फॉल्स सिलेक्ट करके उसको डिसेबल कर सकते हैं। नेमोनिक्स एक प्रकार का मेथड है या एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी बटन ग्रुप हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो भी रेडियो बटन या रेडियो चेक बॉक्स या जो भी कंपोनेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका शॉर्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर सिलेक्टेड, अब बटन सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सिलेक्टेड प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अगर ट्रू रखा है तो सिलेक्टेड है, और अगर वो फॉल्स है तो वो डिससिलेक्टेड है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो बटन ग्रुप होता है वो डिससिलेक्ट होता है, मतलब वो फॉल्स कंडीशन में उसके अंदर होती है। यू मस्ट ऐड अ बटन ग्रुप कंट्रोल टू फ्रेम टू ग्रुप बाय रेडियो बटन बाय यूजिंग बटन ग्रुप प्रॉपर्टीज फैसिलिटेट ओनली वन सिलेक्शन। अगर आप केवल एक ही सिलेक्शन करना चाहते हैं, केवल एक ही सिलेक्शन के ऊपर
आप काम करना चाहते हैं मल्टीपल सिलेक्शन में से, तो आपको हमेशा बटन ग्रुप को आपको हमेशा जे रेडियो बटन को बटन ग्रुप के अंदर रखना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर लगने वाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग वैसे पुराने जो कंपोनेंट हैं उसके अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सेटटेक्स्ट मेथड जो है, जो जिसके अंदर हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास करना होता है, और ये जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम लोग पास करेंगे, ये क्या करेगा, जो भी कंटेंट हम लोग दिखाना चाहते हैं लिखा हुआ, वो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, जिससे जे रेडियो बटन के ऊपर वो पर्टिकुलर टॉपिक या वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमें दिखाई देती है। तो देखिए, जे रेडियो बटन 1 नाम का एक कंपोनेंट है, उसके ऊपर सेटटेक्स्ट मेथड को अप्लाई किया गया है, और सेटटेक्स्ट मेथड के अंदर जो स्ट्रिंग पास की गई है उस पर लिखा है साइंस। तो जे रेडियो बटन के ऊपर क्या दिखाई देगा, हमें साइंस नाम का एक स्ट्रिंग दिखाई देगी। वैसे ही गेटटेक्स्ट मेथड का यूज़ हम लोग करते हैं यूज़र से इनपुट को लेने के लिए। तो जे रेडियो बटन 1 ये कंपोनेंट हो गया, और इसके ऊपर हमने गेटटेक्स्ट मेथड लगाई है। तो यहाँ पर यूज़र जो वैल्यू देगा या जो स्ट्रिंग हमें देगा वो st नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो कि खुद एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। सेट इनेबल्ड मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियो बटन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर हमने इसके अंदर ट्रू लिखा, मतलब जे रेडियो बटन 1 यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसके ऊपर हमने एक मेथड अप्लाई की सेट इनेबल्ड, और उसके अंदर अगर हमने ट्रू लिखा तो उस कंडीशन क्या होगा, आपका जो जे रेडियो बटन है वो इनेबल हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर यहाँ पे आपने फॉल्स रखा है तो उस कंडीशन में आपका जो जे रेडियो बटन है वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इज़ इनेबल्ड की। तो इज़ इनेबल्ड मेथड जो है वो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो जे रेडियो बटन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इनेबल है या नहीं है। तो उसको इनेबल कर देखने के लिए या चेक करने के लिए हम इज़ इनेबल्ड मेथड किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जे रेडियो बटन 1 कंपोनेंट के ऊपर। और यहाँ पर अगर ये इनेबल है तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न होता है, और वो st नाम के वेरिएबल के अंदर जाकर सेव हो जाता है। st एक ऐसा वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप बूलियन है, तो इसके अंदर केवल ट्रू, फॉल्स या यस और नो 2 टाइप की वैल्यू स्टोर हो पाती है। फिर सेट सिलेक्टेड मेथड जो है इसका यूज़ हम लोग करते हैं ये पता करने के लिए, या हम लोग इसका यूज़ करते हैं जे रेडियो बटन को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड दिखाने के लिए या डिससिलेक्टेड दिखाने के लिए। अगर हम सिलेक्टेड दिखाना चाहते हैं तो हम उसके अंदर ट्रू लिखेंगे, और अगर हम लोग उसको डिससिलेक्टेड दिखाना चाहते हैं तो उसके अंदर हम लोग फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर जे रेडियो बटन 1 क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा, और उस कंपोनेंट के ऊपर हम सेट सिलेक्टेड मेथड का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम लोग ट्रू लिखेंगे। तो जो जे रेडियो बटन 1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड दिखेगा, अदरवाइज वो डिससिलेक्टेड दिखेगा। फिर इस सिलेक्ट, अब यूज़र के एंड पर अगर वो सिलेक्ट किया जाना है या नहीं किया जाना है उसको अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो हम लोग इस सिलेक्टेड मेथड का यूज़ करते हैं। इस सिलेक्टेड मेथड का यूज़ करने से क्या होता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो हम लोग पता कर पाते हैं, और उसको पता करने के लिए हम लोग इस सिलेक्टेड मेथड का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है ये सारे मेथड्स हैं जिसको हम लोग जे रेडियो बटन पर अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग इन मेथड्स को ध्यान से देखें, जितने कंपोनेंट हमने पढ़े हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, और जो जे कंपोनेंट हमने देखे, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं, मोस्ट ऑफ द मेथड्स आपस में मैच करती है, और आप लोगों को इन चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग इनकी एक लिस्ट बना लें, और लिस्ट बनाने के बाद ये जज कर ले कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कॉमन है, कौन कौन सी मेथड कॉमन है, उनको आप लोग याद कर ले, तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को याद करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसा मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी कहा था कि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी है, और लेंदी होने के साथ साथ कहीं कहीं टिपिकल आपको लग सकता है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा प्योर कोडिंग वाला पार्ट यूज़ होता है। तो अगर आप लोग इस लेक्चर को बार बार देखेंगे तो आपको ये मेथड याद भी हो जाएगी, और अगर आपने इनकी लिस्ट बनाई है तो आपको कहीं पर भी याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो होपफुली जैसा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जे लिस्ट कंट्रोल की, फिर इसकी मेथड और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग जे कॉम्बो बॉक्स की बात करेंगे, फिर इसकी मेथड और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में बात करेंगे,
और फिर देखेंगे कि इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस है एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये जो पूरा टॉपिक है अभी थोड़ा सा लेंथी चलने वाला है, कुछ और वीडियो लेक्चर्स आएंगे जिसका आगे या आगे के कंपोनेंट कवर होंगे, तो वो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आप लोग देख पाएंगे। Working with the JList control. A list, or we can say list box, is a box shaped control containing the objects from which single or multiple selection can be made. JList control offer the following features: a box shaped control capable to displaying a list of choices, or in this box we have text or graphics or images. It allows single or multiple selection of items using mouse equipped with the built-in scroll bar to view a large list. Value changed method of list selection listener is used to handle the JList event. After attaching a JList control, model property is used to specify the list item at the design time. देखिए अभी जो लास्ट वीडियो लेक्चर हुए थे उसमें हमने जे बटन के बारे में पढ़ा था, और जे रेडियो बटन के बारे में पढ़ा था, और जे चेकबॉक्स के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है लिस्ट के बारे में। अब लिस्ट होता क्या है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि लिस्ट क्या होती है और किस प्रकार से हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ और अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे। क्योंकि एक बार अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप लोग आपके सामने फ्रेम है, इसमें ये जो पार्ट है ये कहलाता है जे लिस्ट। इस जे लिस्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हम लोग दे सकते हैं, और मल्टीपल ऑप्शन देने के साथ साथ अब अगर हमने इसका एरिया फिक्स कर दिया है कि ये इतने ही एरिया में क्या हो, विजिबल हो, तो उस कंडीशन में अगर सिलेक्शन ऑप्शंस ज़्यादा है तो यहाँ में बाय डिफ़ॉल्ट एक स्क्रॉल बार जनरेट हो जाता है, और अगर उनके नाम की लेंथ ज़्यादा है तो एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है, और अगर नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार आपके सामने उसी लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है जे लिस्ट, और इसी के बारे में हमें अभी पढ़ना है कि जे लिस्ट क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, अब इसके आगे अपन देखते हैं। अ लिस्ट इज अ बॉक्स शेप कंट्रोल कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच सिंगल और मल्टीपल सिलेक्शन कैन बी मेड। तो जो लिस्ट होता है वो एक प्रकार का बॉक्स शेप्ड कंट्रोल होता है। अभी अपन ने देखा वहाँ पे बॉक्स शेप में एक कंट्रोल कंपोनेंट था जिसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, फ्रॉम विच सिंगल और मल्टीपल सिलेक्शन कैन बी मेड, जिसमें से हम एक को या मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जे लिस्ट कंट्रोल ऑफर्स द फॉलोइंग फीचर्स। अब कुछ फीचर्स हैं जो हमें जे लिस्ट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है अ बॉक्स शेप कंट्रोल केपेबल टू डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस। जो बॉक्स शेप कंट्रोल होता है उसके अंदर बहुत सारे आइटम या बहुत सारी चॉइसेस हम लोग दे सकते हैं ताकि यूज़र क्या कर सके, उसको सिलेक्ट कर सके या उनको चॉइस कर सके। मतलब यहाँ पर हम लोग जितने भी ऑप्शंस लिखते हैं वो सारे डिस्प्लेबल होते हैं, वो सामने यूज़र को दिखाई देते हैं। अब ये जो ऑप्शंस हम लोग दे रहे हैं ये टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं। इट अलाउ सिंगल और मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ आइटम यूजिंग द माउस। यहाँ पर हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं, भले हम सिंगल आइटम का सिलेक्शन कर रहे हैं या मल्टीपल आइटम का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये सिलेक्शन हमेशा माउस के थ्रू किए जाते हैं। इक्विप्ड विद द बिल्ट इन स्क्रॉल बार टू व्यू अ लार्ज लिस्ट। अब अगर लिस्ट की साइज़ बड़ी है तो जैसा मैंने आपको वहाँ बताया था अभी कि यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो स्क्रॉल बार अपने आप जनरेट हो जाते हैं। अगर लिस्ट लंबी है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाएगा, और अगर लिस्ट की विड्थ ज़्यादा है तो उस समय जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो उस लिस्ट के साथ अटैच हो जाएगा। वैल्यू चेंज मेथड ऑफ द लिस्ट सिलेक्शन लिसनर इज़ यूज टू हैंडल द जे लिस्ट इवेंट। यहाँ पर वैल्यू चेंज मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे जो हम लोग इसका लिस्ट के अंदर जो ऑप्शंस हम लोग देना चाहते हैं और वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद क्या इवेंट परफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए एक मेथड यूज़ की जाती है वैल्यू चेंज्ड। और इसके लिए लिस्ट सिलेक्शन लिसनर क्या करता है, हैंडल किया जाता है जे लिस्ट इवेंट के लिए, ताकि जब उस इवेंट में यूज़र किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करे तो उसके बदले में क्या इवेंट जनरेट होना चाहिए वो इस मेथड के अंदर मेंशन किया जाता है। आफ्टर अटैचिंग अ जे लिस्ट कंट्रोल
मॉडल प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द लिस्ट आइटम एट डिज़ाइन टाइम। अब जब हमने जे लिस्ट कंट्रोल को अटैच कर दिया है तो जे लिस्ट के अंदर मॉडल प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन टाइम के समय लिस्ट आइटम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जे लिस्ट कंट्रोल्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी। तो अब जो सेम प्रॉपर्टी है उन्हीं को अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे बैकग्राउंड है तो हम लोग चाहें तो जे लिस्ट का बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं। फोरग्राउंड है तो उसके अंदर लिखे कंटेंट के कलर को या जो फॉन्ट है उनके कलर को चेंज कर सकते हैं। मॉडल प्रॉपर्टी से हम लोग स्पेसिफाई द आइटम टू बी डिस्प्लेड एज अ चॉइस। यहाँ पर मॉडल प्रॉपर्टी से हम लोग चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर जो ऑप्शन हम लोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सिलेक्शन मोड सिंगल, यूज़र में सिलेक्ट सिंगल आइटम। अगर यूज़र एक सिंगल आइटम को सिलेक्ट कर रहा है तो सिंगल मोड पर रहता है। सिंगल इंटरवल, यूज़र में सिलेक्ट सिंगल रेंज ऑफ आइटम बाय होल्डिंग शिफ्ट की। हम लोग शिफ्ट की का यूज़ करना चाहते हैं और शिफ्ट की के एरो से हम लोग क्या करना चाहते हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं तो हम सिंगल इंटरवल ऑप्शन भी दे सकते हैं। मल्टीपल इंटरवल, यूज़र में सिलेक्ट मल्टीपल रेंज ऑफ आइटम बाय होल्डिंग कंट्रोल की। और कंट्रोल की का यूज़ करते हुए अगर हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन बीच बीच में से स्पेस देकर सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम कंट्रोल की का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में यूज़र को कंट्रोल की को प्रेस करके रखना पड़ेगा। सिलेक्टेड इंडेक्स वैल्यूज़, इसके अंदर जो वैल्यू डाली जाती है वो वैल्यू होती है। स्पेसिफाइज द इंडेक्स ऑफ आइटम टू अपीयर सिलेक्टेड। देखिए मान लीजिए अगर किसी जे लिस्ट के अंदर हमने 5 ऑप्शन दिए तो जो पहला ऑप्शन होगा उसकी इंडेक्सिंग या उसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगी 0 से स्टार्ट होगी और आखिरी जो वैल्यू होगी, जैसे हमने 5 एलिमेंट उसके अंदर डाले हैं तो जो पांचवा एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंडेक्सिंग जो होती है वो इंडेक्सिंग इसलिए की जाती है ताकि वैल्यू को बाय इंडेक्स वैल्यू भी आइडेंटिफाई किया जा सके। तो और यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। फ़ॉन्ट, हम लोग जो जे लिस्ट के अंदर कंटेंट लिखेंगे या ऑप्शंस देंगे उनके फ़ॉन्ट के स्टाइल और कलर स्टाइल और साइज़ को चेंज करने के लिए हम लोग फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है इनेबल्ड, ट्रू और फॉल्स, स्पेसिफाई द लिस्ट विल बी एक्टिव और नॉट। अब अगर हम लोग लिस्ट को एक्टिव रखना चाहते हैं तो हमें उसमें ट्रू या फॉल्स 2 ऑप्शन देना होते हैं। अगर हमने ट्रू ऑप्शन दिया है तो वो एक्टिव रहेगा और अगर हमने इसको फॉल्स दिया है तो वो डीएक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके ऊपर लगने वाली मेथड्स के बारे में बात करते हैं। कॉमनली यूज मेथड ऑफ जे लिस्ट, क्लियर सिलेक्शन। दिस मेथड क्लियर द सिलेक्शन इन द लिस्ट। ये मेथड क्या करती है, आपने जितने भी सिलेक्शंस उस लिस्ट के अंदर किए होंगे उसको क्लियर कर देगी। और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जे लिस्ट 1 बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑब्जेक्ट का नेम होता है। जो हम जैसे जे लिस्ट क्रिएट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट नेम ये क्रिएट हो जाता है, हम चाहे तो इसके नेम को चेंज कर सकते हैं। तो जे लिस्ट 1 ये ऑब्जेक्ट का नेम हो गया और उसके ऊपर हमने मेथड लगा दी जे लिस्ट सिलेक्शन। ये मेथड जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो जितने भी सिलेक्शन यूज़र ने किए होंगे प्रीवियस एप्लीकेशंस के ऊपर वो सारे क्लियर हो जाते हैं। गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, गेट सिलेक्टेड इंडेक्स का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमें इंडेक्स के जरिए, इंडेक्स जो भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे भी बोला था कि हम लोग जे लिस्ट के अंदर लिखे जाने वाले एलिमेंट को इंडेक्सिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब हमें इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू क्या करना होता है, किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम लोग गेट सिलेक्टेड इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जे लिस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है। और जैसे गेट सिलेक्टेड इंडेक्स का यूज़ करते हैं तो जिस भी वैल्यू के ऊपर हमारे सिलेक्शन होता है वो सिलेक्ट होकर उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ चली जाती है, एक्स के अंदर। मतलब एक्स कैसा हो गया, इंटीजर टाइप का, क्योंकि 0 से अगर हमने 5 आइटम डाले हैं तो 0 से 4 तक के जो आइटम है वो न्यूमेरिकल होगी और वो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स के अंदर चली जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पे आगे का जो भी प्रोग्राम होगा उसके हिसाब से हम लोग उसके ऊपर मतलब एक्स के ऊपर ऑप्शंस लगा कर या उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर या इफ कंडीशन में उसका यूज़ कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हम लोगों ने गेट सिलेक्टेड इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, वैसे ही हम लोग वैल्यू के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट के अंदर लिखे गए ऑप्शंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
मतलब यहाँ पर हम लोग मान लीजिए किसी ऑप्शंस में आपने 4 या 5 नाम लिखे और वो सारे स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा सकते हैं और उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस सिलेक्टेड इंडेक्स मेथड जो है वो आपको ये बताती है कि कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। अगर इसके अंदर इंटीजर वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है तो वो ट्रू काउंट होता है, और अगर ये ब्लैंक है तो ये फॉल्स काउंट होता है। इसके अलावा इज इनेबल्ड, सेट विजिबल, सेट इनेबल्ड, ये सारी मेथड हम लोग लास्ट कुछ जो हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था उनके साथ ये मेथड हमने पढ़ी थी। ये सारी मेथड आपको जेलिस्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा कि मैं किस टाइप के ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ या किस प्रकार से ऑप्शंस का सिलेक्शन होता है। हाउ टू हैंडल सिलेक्शन इन द लिस्ट। Suppose we want to display the index and value of a selected item, that is 2 and banana, in the text field when user select an item in the list। देखिए ये एक जे लिस्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये मान लीजिए जे लिस्ट है और इसके अंदर कितने ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, 5 ऑप्शन। तो पहले तो हमें ये जे लिस्ट के अंदर 5 ऑप्शन डालना होते हैं, और जब यूज़र इस पर सिलेक्शन करे, मान लीजिए अगर यूज़र ने बनाना पर सिलेक्ट किया है, बनाना को सिलेक्ट किया है, तो हमें इसके इंडेक्स वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करना है और साथ में हमें इसकी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करना है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, बनाना का जो इंडेक्सिंग वैल्यू है, अगर मैंने भी आपको जो बताया था उसके अकॉर्डिंग आप चले तो एप्पल की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 हो जाती है, मैंगो की 1 हो जाती है, बनाना की 2 हो जाएगी। तो जब यूज़र बनाना को सिलेक्ट करेगा तो इंडेक्स वैल्यू 2 हो जाना चाहिए और इसकी जो खुद की वैल्यू है वो बनाना है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज्ड मेथड का यूज़ करें, just right click on the JList control and choose event list selection value changed, write the following code in the to do section। अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, get selected index। ये get selected index से हमें क्या पता चलेगा कि JList में कौन सा इंडेक्सिंग वैल्यू सिलेक्टेड किया गया है, और उसको हम लोग किस में डाल देंगे, x में। मतलब x के अंदर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, 2 है। ये ऊपर वाला एप्पल जो था वो 0 पर है, मैंगो 1 पर है, बनाना 2 पर है। तो जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, x के अंदर, और x क्या है, एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। अब उसके बाद हमने गेट सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन यूज़ किया, क्योंकि अब हम लोग जो वैल्यू को हम डायरेक्टली स्कैन करना चाहते हैं, तो हमने JList1 ऑब्जेक्ट के ऊपर गेट सिलेक्टेड वैल्यू को क्या किया है, मेथड को कॉल किया है, और इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग रखते हुए हमने उसको स्ट्रिंग नाम के एक स्ट्रिंग वेरिएबल st के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मुझे दोनों चीज़ों को केवल प्रिंट करना है। तो JTextField1 यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये JTextField1 है। इस फील्ड के अंदर हमें क्या करना है, 2 को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, JTextField1 सेट टेक्स्ट और +x लिख देंगे, क्योंकि x के अंदर जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करना है। उसके बाद JTextField2 सेट टेक्स्ट st लिख देंगे। st से क्या होगा, st नाम के जो वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग से होती वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से 2 मेरे पास JTextField है, और इन 2 JTextField के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। पहले वाले में मैं इंडेक्सिंग पता कर रहा हूँ कि इसका इंडेक्स क्या है, और दूसरे वाले में उसकी वैल्यू को पता कर रहा हूँ कि यूज़र ने क्या वैल्यू को सिलेक्ट किया हुआ है। फिर इस प्रकार से हमारा ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था JList के ऊपर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग J कॉम्बो बॉक्स की। J कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, मैं पहले आपको एक बार दिखा दूँ। देखिए ये हमने एक फॉर्म बनाया था, और इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये J कॉम्बो बॉक्स कहलाता है। J कॉम्बो बॉक्स और JList इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर ही होता है। यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और मल्टीपल ऑप्शंस में से हमें कुछ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। मतलब अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो पहला डिफरेंस तो यही कि कम जगह घेरता है, ये ज़्यादा जगह लेता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक एरो की होता है, एक एरो का बटन होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट इसको बोलते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट आपको सामने दिखाई देती है। यहाँ पे आप एक सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये कॉम्बो बॉक्स कहलाता है, और ये केवल JList कहलाता है। ये लिस्ट है और ये कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स में आप एट ए टाइम केवल एक ही सिलेक्शन कर पाएंगे, या एक ही सिलेक्शन आप लोग यहाँ पे करके रख सकते हैं।
जबकि इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अपन वापस अपने जे कॉम्बो बॉक्स के ऊपर आते हैं। अ कॉम्बो बॉक्स टेक्स्ट फील्ड प्लस लिस्ट बॉक्स इज अ कंट्रोल इन विच द लिस्ट ऑफ चॉइस विच कैन बी सिलेक्टेड थ्रू अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखिए इसको कॉम्बो बॉक्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कॉम्बो होता है किसका, टेक्स्ट फील्ड का और लिस्ट बॉक्स का। लिस्ट बॉक्स अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा और टेक्स्ट फील्ड हम काफ़ी टाइम पहले पढ़ चुके हैं। तो टेक्स्ट फील्ड और लिस्ट बॉक्स का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें यूज़र क्या कर सकता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू चॉइस ले सकता है या ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ एन अनएडिटेबल कंट्रोल। ये एक अनएडिटेबल कंट्रोल होता है, जे लिस्ट में अनएडिटेबल होता है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट अनएडिटेबल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि हम लोग चाहें तो इसको एडिटेबल बना सकते हैं, बट वी कैन मेक इट एडिटेबल बाय सेटिंग एडिटेबल प्रॉपर्टी ट्रू। यहाँ पर वही बात कही गई है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो अनएडिटेबल होता है, लेकिन हम लोग चाहें तो इसको एडिटेबल बना सकते हैं प्रॉपर्टी एडिटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। जे कॉम्बो बॉक्स वन एक्शन परफॉर्म मेथड कैन बी हैंडल्ड व्हेन यूजर सिलेक्ट एन आइटम फ्रॉम द कॉम्बो बॉक्स। जब हम लोग कोई आइटम को कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्ट करते हैं तो जे कॉम्बो बॉक्स वन एक्शन परफॉर्म होती है, और उस एक्शन के परफॉर्म होने से जो भी आइटम आपने सिलेक्ट किया होगा वो उसका जो भी मैसेज जनरेट होता है, इवेंट जनरेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिलता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में डिफरेंस क्या है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। इन कॉम्बो बॉक्स यूजर कैन सिलेक्ट एंड एडिट एन आइटम, बट इन लिस्ट आइटम कैन बी सिलेक्टेड एंड कैन नॉट बी एडिटेड। अब कॉम्बो बॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर यूजर क्या कर सकता है, आइटम को सिलेक्ट कर सकता है और एडिट कर सकता है, लेकिन लिस्ट के अंदर यूज़र केवल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकता है, एडिटिंग नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लिस्ट डज नॉट ऑफर टेक्स्ट फील्ड वेयर एज कॉम्बो बॉक्स ऑफर टेक्स्ट फील्ड। अभी हमने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो कॉम्बो बॉक्स होता है वो टेक्स्ट फील्ड और लिस्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो मतलब ये हुआ कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमें टेक्स्ट फील्ड भी मिलती है, जबकि कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमें कोई टेक्स्ट फील्ड नहीं मिलती। कॉम्बो बॉक्स ऑफर अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। कॉम्बो बॉक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करता है। सो इट टेक्स लेस स्पेस इन द फ्रेम, इसलिए कॉम्बो बॉक्स बनाते समय हमें स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट लिस्ट दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल, लेकिन लिस्ट के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं होता। वहाँ पर जो साइज़ हमने फिक्स किए उसी साइज़ के हिसाब से क्या होता है, आपका जे लिस्ट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर लिस्ट लंबी है तो वहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाते हैं। लिस्ट अलाउ मोर देन वन आइटम टू बी सिलेक्टेड। लिस्ट के अंदर हम लोग एक से ज़्यादा आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बो बॉक्स के अंदर केवल एक ही आइटम एट अ टाइम सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स के बीच में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जे कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए बैकग्राउंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जे कॉम्बो बॉक्स का अगर बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। फोरग्राउंड, उसके अंदर लिखे कंटेंट का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फोरग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। मॉडल प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो आइटम लिखे गए हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड इंडेक्स मैथड, ये मैथड भी होती है, प्रॉपर्टी भी होती है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू यूज़र ने सिलेक्ट की है उसका इंडेक्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, या इंडेक्सिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डाल सकते हैं। सिलेक्टेड आइटम हम लोग चाहें तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शन हम लोग देना चाहते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। हमने उसके अंदर जो ऑप्शंस लिखे हैं अगर उनके फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल अगर हमें चेंज करना है तो हम फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। एडिटेबल, अगर हम यूज़र को हम चाहते हैं कि यूज़र उसमें एडिटिंग कर पाए तो एडिटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम लोग उसको ट्रू लिख देते हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं कि कॉम्बो बॉक्स एज इट इज़ रहे, यूज़र उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, तो उसके लिए हम लोग एडिटेबल लिख कर उसके अंदर फॉल्स कर देते हैं। इनेबल्ड, अब आपका कॉम्बो बॉक्स एक्टिव है या नहीं है वो पता करने के लिए हम लोग इनेबल्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। अब इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, अगर हम लोग कॉम्बो बॉक्स के अंदर ये पता करना चाहते हैं कि कौन सा आइटम इंडेक्सिंग के थ्रू सिलेक्ट हुआ है या इंडेक्स, उसकी इंडेक्स वैल्यू पता करना चाहते हैं तो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। अगर हम लोग वैल्यू को बाय नेम पता करना चाहते हैं तो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं गेट सिलेक्टेड आइटम। इज़ एडिटेबल, अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि जो कॉम्बो बॉक्स है वो एडिटेबल है या नहीं है तो इज़ एडिटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है।
ऐड आइटम, अगर हम नई आइटम को हमारे कॉम्बो बॉक्स में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आइटम का यूज़ किया जाता है। इसमें हमें स्ट्रिंग को पास करना होता है। फिर गेट आइटम काउंट, यहाँ पर अगर हमें ये पता करना है कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर कितनी आइटम्स हैं तो हम लोग गेट आइटम काउंट का यूज़ करते हैं। कौन सी आइटम कौन से प्लेस पर है ये अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हम लोग गेट आइटम 8 जो मेथड होती है उसका यूज़ करते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है, हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू मिलती है। रिमूव ऑल आइटम्स, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू यूज़र ने हमने जो ऑप्शन दिए थे अगर हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम उस पर्टिकुलर सारे आइटम्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर आइटम ही डिलीट करें या हटाएं तो आप रिमूव आइटम 8 इंडेक्स वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको वो इंडेक्स यहाँ पे मेंशन करना होगा जिस वैल्यू को आप लोग एलिमिनेट या रिमूव करना चाहते हैं। तो ये सारी मेथड है जो जे कॉम्बो बॉक्स के ऊपर अप्लाई की जाती है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है जे टेक्स्ट एरिया, जो आज के लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।